अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं अमीन अनवर साहब। इस वीडियो में हमने दो खबरों से मुतालिक आपको आगाह करना है। एक तो गुल प्लाजा से मुतालिक जो सिंध हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया गया था वो इस मामले की तहकीकात कर रहा है और तहकीकात में अब तक बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी है और इमारत को कुछ जराये से मालूम हुआ है कि वक्त से पहले गिराना चाहते हैं, लेकिन इमारत गिराने के हवाले से कहीं ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो उसके बाद फिर इस तरह का शोशा के ईद से एक दिन पहले या ईद के दौरान की छुट्टियों में जो है वो इमारत के अंदर आग लग जाती है। और आग क्यों लगी है या फिर से लगाई गई है, जिसको तकरीबन 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, इमारत सील पड़ी है, उसकी मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। उसके अलावा अरमनगान जो कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम है वो मजीद फंस गया है, वो क्या है, उस पर कुछ लोग शक्कू को शुबात भी कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मीन सबसे पहले हम बात करते हैं गुल प्लाजा से मुतालिक। गुल प्लाजा की जो कमीशन है वो तहकीकात कर रहा है और तकरीबन अब वाज़ेह हो चुका है कि जो सिंध हुकूमत के जितने भी इदारे थे उनकी किस किस की क्या क्या गफलत और कोताही थी, उनको बचाने के लिए या अपने ऊपर से मलबा हटाने के लिए हुकूमत ने कुछ अफसरान के जो उनको उहदू से भी हटा दिया या किसी के चार्ज भी वापस ले लिए। लेकिन अचानक ईद के दूसरे दिन गुल प्लाजा के अंदर आग लगती है और ना सिर्फ भूचाल आ जाता है बल्कि लोग बड़े हैरान होते हैं कि जो इमारत सील है जिसके अंदर बिजली का पानी नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, बिजली और गैस के और पानी के कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर अचानक कैसे आग लग गई? तो अचानक आग लगने की वजूहत क्या है? दूसरा, इमारत कुछ लोग गिराना चाहते हैं इस ढांचे को जो कि सील पड़ा हुआ है, तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, क्या वजह हो सकती है? देखिए शायद जैसा कि आपने पहले बताया कि इमारत सील्ड है और सील्ड होने के बावजूद उसके जो इब्तदाई तौर पे जो उस वक्त बताया गया था, ईद के दूसरे दिन का ये वाकया तकरीबन 6 बजे के करीब, उस दिन मेरी असाइनमेंट डेस्क पे ड्यूटी भी थी, तो ये खबर मिली कि गुल प्लाजा से दोबारा धुआं जो है वो बड़ी मिकदार में निकलना शुरू हुआ है, जिसके बाद हमने देखा कि इब्तदा में 2 फायर टेंडर्स जो है वो फौरी तौर पे देखे, लेकिन उससे जो धुएं की शिद्दत थी वो काफी हद तक ज्यादा थी। फिर हमने देखा कि 2 घंटे लग गए उसको भी उस पर भी काबू पाते हुए। उसमें फिर रेस्क्यू 1112 आ गया, फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां इब्तिदा में 2 थी वो 11 तक उनकी तादाद पहुंच गई। पुलिस, रेंजर, जिला इंतजामिया, एडिशनल कमिश्नर साउथ जो थी वो वहां पे पहुंच गई। और बाज लोगों का ये कहना है कि इमारत सील होने के बावजूद पुलिस की मिली भगत से, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाज लोगों की राय है जो बाखबर जराए कह सकते हैं कि वहां से जो सामान है वो निकाला जा रहा था पुलिस एहलकारों की मिली भगत से। जबकि एक दूसरा जो इसमें वर्जन है वो ये है कि वहां पे नशे के आदी अफराद ने जो है वो अपना उसको ठिकाना बना लिया है और वहां पे जमा होके वो ना सिर्फ नशा करते हैं और वहां पे जो सामान है वो जो बचा कुचा सामान बाकी बच गया है वो भी चोरी करने की कोशिशें बेसमेंट के अंदर। जाहिर है अब एक इमारत सील थी, इतना बड़ा सानिया हो गया और उसके बावजूद ईद की छुट्टियों में ईद के दूसरे दिन ये वाक़या हो जाना। आप पहले भी जिले इंतजामिया की कारकर्दगी जो थी, खासतौर पे जो रेस्क्यू इदारे हैं वो कोई अच्छी बेहतर नहीं थी। कमीशन में भी हमने देखा कि हर इदारा अपनी जिम्मेदारी दूसरे इदारे पर डालने की कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड का कुछ कहना है कि जी वो बर वक्त आ गए थे, जबकि जो गुल प्लाजा एसोसिएशन और जो मुतासरीन है उनका ये कहना था कि ये बस सिर्फ एक तो बर वक्त नहीं पहुंचे, दूसरा सिर्फ पानी मारने से बिल्कुल। तो इसी तरह रेस्क्यू 1111 को भी आपने सुना, पूरा कमीशन अब तकरीबन अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और उम्मीद है कि आइंदा 1 या 2 हफ्तों में जो है वो अपना काम फाइनलाइज कर लेंगे। और लेकिन इमारत सील्ड होने के बावजूद वहां पे कोई सिक्योरिटी के इंतजामात ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। और किस तरह नशे के आदी अफराद को उसमें एक्सेस दिया गया, या हो सकता है काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा हो कि कोई बच्चा खुचा सामान निकालने की कोशिश की जा रही हो। उस दिन भी एक नशे के आदी अफराद को जो है वो वहां से पकड़ा गया है जिसके हाथ भी जख्मी था। और पुलिस ने जो खबरें उसके बाद चली उसमें 3 अफराद का कहा जा रहा है कि 3 अफराद को हिरासत में लेके थाने मुंतकिल किया गया था और यही बताया कि नशे के आदी अफराद जो है वो बेसमेंट में कुछ नशा कर रहे थे या वो तारे निकालने के लिए कुछ उन्होंने आग वाग लगाई थी। लेकिन वो धुआं आप देखें उस वक्त की फुटेजेस अगर आपके पास मौजूद है तो वो लगाइएगा, देखिएगा कि वो कितनी बड़ी मिकदार में धुआं वहां से निकल रहा है और लोगों आवाम की भी एक बड़ी तादाद वहां पे जमा हो चुकी थी।
तो ये उन इदारों की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है जिसके हैंड ओवर ये इमारत की गई थी, जो सील थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जब तक ये मामला कंक्लूजन की तरफ नहीं चला जाता, जिम्मेदारों का तायुन नहीं हो जाता, उस वक्त तक एक तो इस इमारत को नहीं गिरने देना चाहिए। और जो एविडेंस है, क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक के हवाले से जो है आग किस तरह लगी, एक तो ये बताया जा रहा था कि बच्चों के खेलने के दौरान जो है वो आग लग गई, प्लास्टिक के जो फूलों वगैरह डेकोरेशन की दुकान थी उसमें आग लगी, लेकिन अभी तक कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट इस हवाले से मंजर-ए-आम पर नहीं आई जिसमें आग लगने की जो हतमी वजूहत है वो सामने आ सके, क्योंकि जिस तरह की आग थी वो जिस तेजी से फैली है उसने काफी सवालात को जन्म दिया है। और मैं समझता हूं जब तक इन तमाम मामलात की फॉरेंसिक रिपोर्ट या केमिकल रिपोर्ट वगैरह नहीं आ जाती उस वक्त तक इस इमारत को ऐसे ही रहना चाहिए, या तो फिर जब जिम्मेदारों का तायुन हो जाता है तो फिर कह सकते हैं आप। लेकिन अभी जो वाक़या हुआ है ईद के दूसरे रोज उस पे आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि 2 गाड़ियों से 11 फायर टेंडर्स होगी और उनको भी 2 घंटे लग गए उस धुएं पर काबू पाने के लिए। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मरकजी जब वाक़या हुआ था, मेन वाक़या हुआ था 17 जनवरी को, तो उस वक्त क्या हालत होगी इस तमाम मॉल की। बिल्कुल अमीन, जिस तरह आपने वजाहत की, मैं एक चीज बीच में ऐड करता चलूं। देखिए, जस्टिस आगा फैसल साहब की सरबराही में जो जुडिशियल कमीशन इस मामले की तहकीकात कर रहा है, यकीनन तहकीकात में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, क्योंकि मीडिया को एक्सेस है और तमाम लोगों की मौजूदगी में सवालात भी जो किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनके जो जवाबात आए और उसके बाद फिर ओपन कोर्ट में जो हियरिंग्स हुई, रजिस्ट्रार इकबाल खट्टी से लेकर तमाम लोगों ने जो चीजें सवालात पूछे वो ओपन थे, कोई नकी छोटी बात नहीं है। इस पे एक बात का इजाफा करूंगा कि कमीशन ने जिस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कमीशन को चलाया है शुरू से लेकर अब तक, वो यकीनन काबिल तारीफ है और मुकम्मल तौर पे तमाम चीजों को ओपन रखा गया, मीडिया को एक्सेस दिया गया और जो भी कार्रवाई थी वो तमाम लोगों की के सामने हो रही थी। कोई ये नहीं कह सकता कि इस तमाम कार्रवाई को जो है वो खुफिया रखा गया। आपने देखा कि जो गुल प्लाजा एसोसिएशन थे उनके जो सदर थे तनवीर पास्ता, वो भी यहाँ पर आते रहे हैं और उन्होंने भी जो भी कार्रवाई होती है वो उन्होंने भी देखी। इसी तरह चीफ फायर ऑफिसर जो थे वो भी तकरीबन हमें रोजाना ही नजर आते रहे यहाँ पे। जब बिल्कुल, तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि इस कमीशन पे कारकर्दगी पे या इसकी कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जहां तक समझता हूं कि बेहतरीन तरीके से कमीशन हमने इसे पहले भी कवर किए गए हैं, लेकिन इस कमीशन में जो अच्छी बात लगी वो इसकी शफाफियत को बरकरार रखना है। और जिस तरह जैसा कि आपने कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं इस कमीशन के इकबाल खट्टी साहब, उनकी कारकर्दगी जो है वो एक काबिल तहसीन है और जिस तरह ये कमीशन चलाया गया है, जो पूरा स्टाफ है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। अच्छा, चूंकि मैं इस मामले में तस्करा करने का मकसद ये था कि जिस तरह ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह ओपन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन को जिस तरह, तो उससे ये लगता ये है कि जब ये हतमी रिपोर्ट जारी शायद हुकूमत करे या ना करे, लेकिन जब ये फाइनलाइज होगा मामला तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई जो सियासी जमातें हैं वो या कोई ऐसा फरीक जिसमें ये कहे जी हमारे साथ ज्यादती हुई, मतलब किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी नहीं जाएगी, बल्कि जो चीजें सामने आई हैं उस हिसाब से ये जब रिपोर्ट कंपाइल होगी तो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारों का तायन हो जाएगा कि कौन इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसकी क्या गफलत थी। ठीक है, लेकिन मेरा चूंकि ये एक तो ये चीज होगी, दूसरी चूंकि जुडिशियल कमीशन तहकीकात कर रहा है और उसके बाद कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला है कि एसबीसीए या कुछ और इदारे इस इमारत का जो मुकम्मल ढांचा है उसको वक्त से पहले गिराना चाहते हैं, उसको मस्मार करना चाहते हैं और उन्होंने दिन रात एक कोशिश की हुई कि किसी तरीके से इस इमारत को, इसके ढांचे को मस्मार किया जाए ताकि जो जुडिशियल कमीशन मामले को देख रहा है वो शायद राज बहुत सारे उस इमारत के साथ मलबे का ढेर बन जाए और दफन ही हो जाए। तो अब तक उनको ग्रीन सिग्नल किसी भी तरफ से नहीं मिला कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। दूसरा, जुडिशियल कमीशन में आपने जो तहकीकात के दौरान, सवालात के दौरान खुद भी सुना, बहुत सारे दोस्तों ने वहां खुल के देखी, जब ये 7 दिन तक 17 जनवरी को जब ये आग लगी, 7 दिन तक लगातार लगी रही, तो उस इमारत को उसका इमारत के अंदर से आग बुझाने से लेके जो धुआं निकालने तक के जो आलात थे वो 7 दिन तक ला ही नहीं गए। हाँ, स्मोक इंजेक्टर और इस तरह की और चीजें। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये थी कि जब अचानक ये आग लगी तो उस दिन
जो चीफ फायर अफसर साहब थे और उसके अलावा दीगर जो वो सारे आलात भी पहुंच गए वक्त पर और सारी चीजें कर भी ली और कुर्तियां ऐसी 11 फायर टेंडर्स पहुंचे हुए थे। और वो सारी रुकावटें भी दूर थी, ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं था और उसके बाद फिर पानी का भी कोई इशू नहीं था, तो सारे काम हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये इदारे होनी चाहिए, विल होनी चाहिए और दूसरा ये है कि ये लोग हैं कि जब डंडा हो तो शायद कर सकते हैं, करते हैं और बाकी इनको इनके पास ना वसाइल की कमी है और ना ही इनके पास कमीशन में भी ये बात हमने ऑब्जर्व की है कि फायर ब्रिगेड के पास आलात मुकम्मल हैं, हाँ उनके पास चीजें पूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सानिया हो जाना उनकी कारकर्दगी पर जरूर सवाल निशान। बिल्कुल। तो बाकी ये इस पे बात करने के लिए यकीन माने घंटों लग सकते हैं, लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो वही हमारी कोशिश होती है कि लंबी ना हो जाए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को के ऊपर अब मुमकिन तौर पर 302 की दफा एक और जो है पुलिस एहलकार के कत्ल की जो शामिल किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से कुछ देर पहले उनके वकील जो हमारे पास हैं खुरम अब्बास अमान साहब, उनसे गुफ्तगू हुई है और उनका ये कहना है कि उनके क्लाइंट यानी कि अरमगान को इस मामले में फंसाया जा सकता है मुमकिन तौर पर। अब तक वो नामजद नहीं किया गया, लेकिन उनको जो इतलात मौसूल हुई है मुख्तलिफ सोर्सेज से, उस हिसाब से पुलिस जो डीएसपी जो है वो शहीद हुए उनके जो है वो कत्ल की दफात शामिल करके जो वो की जा रही है। तो ये अगर व्यूअर्स जानना चाहें, ये बेसिकली अरमगान के ऊपर तकरीबन 13 महीने के बाद 302 की दफा शामिल क्यों की जा रही है, क्या वजह थी और ये डीएसपी साहब कौन थे? देखिए, शायद ये 8 फरवरी 2025 का वाक़या है जब अरमगान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी उसके बंगले पे। तो पुलिस और अरमगान के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हुआ था उसमें जो एसएम जुल्फिकार हैं एसएचओ वो जख्मी हुए थे, उसके साथ एक एहलकार भी जख्मी हुआ था, लेकिन वो मुसलसल जो है वो जेर इलाज थे और बताया यही जा रहा है कि अब गुज़िश्ता रोज उनका एक कराची के एक निजी अस्पताल में वो इंतकाल कर गए हैं। तो यकीनन जो पुलिस मुकाबले का जो केस था जिसमें सेक्शन 324 लगाई गई थी पीपीसी की, अब यकीनन क्योंकि अब वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हमने तो यही प्रैक्टिस देखी है कि इस तरह के मामलात में इब्तदाई तौर पर जब कोई मुलजिम कह ले या मकतूल कह ले जख्मी होता है तो फौरी तौर पे मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसमें जो सेक्शन है वो 324 लगाई जाती है, 353 पुलिस मुकाबले की और 788 क्योंकि पुलिस मुकाबला जो है वो 788 दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। तो इसमें भी 324, 353 और 788 की सेक्शन के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन अब चूंकि जो एसएचओ है एसएम जुल्फिकार वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, तो अब यकीनन पुलिस जो है इस मामले में 302 की जो सेक्शन है वो इसमें ऐड करेगी और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इस केस का दोबारा से जो सप्लीमेंट्री चालान है वो भी अदालत में जमा कराया जाए। अब तक की प्रैक्टिस हमारे सामने तो यही रही है, हमने देखा है जो भी ट्रायल कोर्ट के केसेस कवर किए हैं कि इब्तदाई तौर पर पुलिस मुकाबला और जख्मी होने की सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि एफआईआर में डिले का जो फायदा है फिर वो मुलजमान को होता है, तो वक्ती तौर पर दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है तो सेक्शन का इजाफा मुमकिन होता है। तो यकीनन इस मामले में भी पुलिस जो है वो अगर 302 का सेक्शन ऐड करेगी तो यकीनन इसका फिर सप्लीमेंट्री चालान जमा कराना पड़ेगा केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और उसके बाद चार्ज फ्रेम दोबारा किया जाएगा और इसकी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा सकेगी। बिल्कुल, चूंकि आपने बिल्कुल तफसील से जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताया, जो अरमगान की साइड का मौकिफ है उनका ये कहना है कि जैसे उनका तो मुस्तफा आमिर का जो कत्ल है उससे भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं कि जो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई एफआईआर चालान जो भी चीजें उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो इस मामले में भी उनका यही कहना है कि अगर 13 महीने पहले ये भी नहीं पता कि वो किसकी फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि अरमगान को जब वो गिरफ्तार करने के लिए गए थे तो पुलिस मुकाबले के दौरान ये पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए थे और इतने अरसे से वो जेर इलाज थे और फिर इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। लेकिन उस सारे मामले से उनका लाताल्लुकी का इजहार है। उन्होंने कहा 1 साल 1.5 साल के बाद अगर कोई इस तरह के वाकये में अगर कोई जान बहक हो जाता है, जान से जाता है, तो उसमें मरकजी मुल्ज़िम का क्या कसूर है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि अरमगान के लिए आसानी नहीं है, आगे शायद मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।